Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. We were doing environment के previous year questions right from 2011 से 2024. अगर आपको PDF चाहिए या कोई भी further update के लिए you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. हमारा अभी तक chapter number 1 से 6 तक complete हो गया है. In this particular lecture we will complete chapter number 7 जिसमें 19 questions है जो कि 2011 से 24 में पूछे गए हैं. ठीक है बात. सो चैप्टर 7 इज क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन. पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2023. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. दूसरा कह रहा है कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले चीजों को समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो ठीक है, कार्बन मार्केट क्या होता है. कार्बन मार्केट इज अ सिस्टम where countries or companies can buy or sell क्या चीज, rights to emit carbon dioxide और other greenhouse gases. आया बात समझ में. तो ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है, बस ऐसे समझने के पर्पज से समझना, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंपनीज या कंट्रीज बाई एंड सेल कर सकते हैं. क्या से बाई एंड सेल कर सकते हैं? राइट्स मतलब अधिकार, मतलब हक. हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझिएगा. तो क्या सेल कर सकते हैं? राइट्स सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं. किस चीज का राइट? ताकि ये कंपनी, ये कंट्री जो है वो CO2 को या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर सके. हम समझा देते हैं. देखो क्या है, मान लो कि सरकार कहता है कि सरकार, ये जो रेड कलर का हम बॉक्स बनाया है, सरकार कह रहा है कि आप इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आप इमिट कर सकते हो. ठीक है, ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रहा है. ठीक, अब एक कंपनी है, एक सेकंड, एक कंपनी है, वो मान लो सिर्फ इतना ही इमिट किया. कौन? ग्रीन वाला पोर्शन. ठीक है, ये कंपनी ए है, राइट. अच्छा, इसका मतलब है कि सरकार जितना परमिशन दिया है रेड वाला, उतना वो इमिट नहीं करके सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन ही वो इमिट किया है. ठीक, अब एक दूसरी कंपनी आती है, राइट, वो क्या कर रहा है, वो मान लो इतना इमिट किया. मतलब सरकार तो सिर्फ रेड वाला पोर्शन कह रहा था ना कि आप इतना ही इमिट कर सकते हो. ये क्या कर रहा है? इतना इमिट किया है टोटल. मतलब जितना सरकार परमिशन दिया उससे इतना ज्यादा वो इमिट किया है, राइट. तो अगर ये इमिट किया है तो फिर क्या होना चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में? नॉर्मल सिनेरियो में ये होगा कि इसको फाइन वगैरह लगेगा, यही होगा ना. दिस इज कंपनी बी और कंट्री बी. अच्छा, आप बताओ अच्छा काम किसने किया? अच्छा काम किया ए ने. ठीक, ज्यादा कौन इमिट किया? ज्यादा इमिट किया बी ने. तो ए क्या कर रहा है? ए बोल रहा है बी को कि हम इतना तो हम और कर सकते थे ना इमिट, ये रेड वाला पोर्शन हम और तो कर सकते थे. ऐसा कौन कह रहा है? ए कह रहा है. तो ए बोल रहा है कि भाई देख बी, लो इतना मान लो, हम ये कार्बन क्रेडिट हम तुमको बेच दिए. ठीक, क्यों? क्योंकि इतना तो इसके पास बचा रह गया ना. इतना तो सरकार इसको बोल रहा था कि तुम इतना और कर सकता है ए को, मतलब ए के पास इतना बचा हुआ था कि ये और इसको परमिशन मिल गया. तो ये कार्बन क्रेडिट को क्या किया? ए जो है वो बी को बेच दिया. आया बात समझ में. तो बी जो एक्स्ट्रा इमिट किया है, ठीक, बी जो ये एक्स्ट्रा इमिट किया, उसके बदले बी ने क्या किया? कार्बन क्रेडिट खरीद लिया. किससे खरीद लिया? ए से खरीद लिया. आया बात समझ में. सो कार्बन मार्केट क्या है? दिस इज अ सिस्टम वेयर कंट्रीज और कंपनीज कैन बाय और सेल राइट्स टू इमिट कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी ए emit less CO2 than allowed, then company A can sell its extra carbon credit to company B which emits more, and this will create what? This will create financial incentive. हमको पता है आप लोग बहुत हाई फाई लैंग्वेज में पढ़े होंगे, राइट. पढ़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं है. हम जस्ट ब्रेक डाउन करके समझा रहे ताकि जो लोग पहली बार भी सुन रहे हैं उनके दिमाग में बस चीजें बैठ जाए. क्लियर है? अच्छा, ए ने बी को क्या बेचा? कार्बन क्रेडिट बेचा. क्या है ये कार्बन क्रेडिट? दिस इज अ परमिट, राइट. परमिट है अलाउिंग अ कंट्री और अ कंपनी टू इमिट 1 ton ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट इन अदर ग्रीन हाउस गैसेस. मतलब अगर इसके पास, बी के पास, बी ने खरीदा ना कार्बन क्रेडिट. किससे खरीदा? ए से खरीदा. तो मतलब बी के पास अगर एक कार्बन क्रेडिट है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक्चुअल में बी के पास क्या है? बी के पास है कि भाई देख, सरकार इतना कह रहा था रेड वाला, तुम्हारे पास एक कार्बन क्रेडिट है तो तुम थोड़ा और 1 ton ऑफ CO2 तुम और इमिट कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट खरीदा है. ठीक, ये कार्बन क्रेडिट कहाँ से जनरेट हुआ? बिकॉज ए जितना सरकार बोल रहा था उतना इमिट नहीं करके कम किया है. तो ये कार्बन क्रेडिट जो है, ये जो बचा हुआ पोर्शन था जो ए खर्च नहीं किया,
है ना, जो ए इमिट नहीं किया उसका कार्बन क्रेडिट जनरेट हुआ। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ए को पैसा मिल गया। ठीक है, पढ़िए पहला स्टेटमेंट कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये तो दिख रहा है ना, अगर नहीं भी पता होता तो भी हमको समझ में आता ना, कार्बन मार्केट अगर कुछ है नाम का तो कुछ में कार्बन डाइऑक्साइड बोल के ही तो कुछ कुछ हो रहा होगा ट्रांजैक्शन, मतलब हम समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं हो रहा होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी आप सही कर लेते, और अब तो आपको कार्बन मार्केट पता ही है कि किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि एक कंपनी से स्टेट को पैसा जा रहा है ये कार्बन मार्केट में। अब ये स्टेटमेंट यूपीएससी सही माना है, राइट। और जब यूपीएससी सही माना तो इस स्टेटमेंट को बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे तो बदल दिया कि हाँ ठीक है स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, लेकिन जो वो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एंड हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट क्यों मतलब सही होना चाहिए। ठीक, क्यों हम बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट सेक्टर। ये तो एक केस हो सकता है ना, कि मान लो कब हो सकता है, जब स्टेट अपना कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहा है। ठीक, तो वो कार्बन क्रेडिट को कौन खरीद लिया? कंपनी खरीद लिया। कंपनी खरीद लिया तो कंपनी स्टेट को पैसा दे देगा। एक केस तो ये हो सकता है, लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि इधर कंपनी ए था, इधर कंपनी बी था। कंपनी ए कार्बन क्रेडिट जनरेट किया और कंपनी बी ने ए को क्या दिया? कंपनी बी ने ए को पैसा दिया। तो यहाँ तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं ना हुआ। ठीक, स्टेट तो यहाँ पे सिर्फ कैसा काम कर रहा है? स्टेट सिर्फ यहाँ रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो वो दो कंपनीज के बीच में हो, जैसा कि हम लोग ये एग्जांपल में भी पढ़े। ठीक है, तो पता नहीं ये स्टेटमेंट को क्यों सही माना गया। एंड देखो, है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको अब तो अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं, लेकिन वो लोग ये बात बता रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द केस जहाँ पे कंपनी से स्टेट की तरफ रिसोर्स जाएगा। ठीक है, ये भी केस तो हो सकता है ना जब दो कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि स्टेटमेंट जो सेकंड है ये स्टेटमेंट सही है, जैसा कि मतलब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही ही है। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन सही है, तो फिर ए और बी में कौन सा होगा? बात समझो, आंसर क्या कौन सा होगा? बी होगा। क्यों होगा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान भी लेते हैं कि किसी कंपनी से पैसा स्टेट के पास गया, राइट, तो वो पैसा हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए खर्च हो, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए खर्च हो, या हो सकता है वो किसी अदर काम के लिए भी यूज कर सकता है सरकार, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा चूंकि सरकार के पास जा रहा है तो सरकार सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए ही उस पैसे को यूज करेगा। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भले सही होगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। आया बात समझ में? ठीक है, देखो वही बात है कि दीज मार्केट यूजुअली इन्वॉल्व प्राइवेट कंपनी डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हाउएवर मनी डज नॉट ऑलवेज गो टू द गवर्नमेंट। मतलब मनी हम डायरेक्ट हमेशा सरकार को ही नहीं जाता है, ये तो डिपेंड करता है ना कि सिस्टम किस प्रकार से डिजाइंड है। आया बात समझ में? लेकिन फिर भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, एंड सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि while some carbon markets na are regulated by government, but many involve private companies trading among themselves like a marketplace. ठीक, and so money does not always flow to the government, it can stay with the private sector, right? And ये चीज ही आपको ध्यान आ रहा है, पीएसएल सर्टिफिकेट में भी कुछ हम लोग इसी प्रकार से पढ़े थे कि जब कोई बैंक अपना पीएसएल का टारगेट पूरा नहीं कर पाता है, दूसरा बैंक जरूरत से ज्यादा पूरा कर दिया है, तो वो क्या कर रहा है? पीएसएल सर्टिफिकेट बेचता है। ध्यान आ रहा है वो चीज? चलो, क्वेश्चन 2 2022 का है, कह रहा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज क्या है ये? हम शुरू से कह रहे हैं एंड हम एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि जो भी टर्म एनवायरनमेंट, इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो, बहुत पीएचडी नहीं करिए, ठीक है, वो टर्म को एकदम सरफेस लेवल पे समझिए। ठीक, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा और उसके लिए ज्यादा इधर उधर मगजमारी नहीं करना है, सीधा आपको पीटी 365 पढ़ना है, राइट। और कोई टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप लगाए हो एंड वहाँ पे अगर मान लो कोई इस तरीके का क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं एंड इस तरीके के क्वेश्चन को फिर वो लोग 1-1.5 पेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो सब नहीं देखना है, सिर्फ वो टर्म याद कर लीजिए एंड वो टर्म 1 लाइन 2 लाइन में बस क्या हो सकता है, क्या उसका एकदम
मतलब मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या होगा, बस उसको लिख के रख लेना है, उसको रिवाइज करते रहना है। हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो मॉनिटर करता है इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वो क्या है। सो जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, दिस इज एन independent scientific analysis platform that checks what countries are doing to stop the climate change, right? एंड फिर वो कंपेयर करता है इस एनालिसिस को विथ व्हाट इज नीडेड टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल, कि एक तो कंपनी कर क्या रहा है, राइट? एंड फिर अगर पेरिस एग्रीमेंट गोल को हमको अचीव करना है तो क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीजों के बीच में वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। आया बात समझ में, कि एक तो कंट्री कर क्या रहा है एक्चुअल में एंड उसको करना क्या चाहिए ताकि वो गोल को अचीव कर पाए, पेरिस एग्रीमेंट वाले गोल को। तो वो दोनों को वो क्या करता है, कंपेयर करता है। आया बात समझ में। पेरिस एग्रीमेंट आप सुनते हो, राइट? तो आपको सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट ध्यान आता है? ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट ध्यान आता है? या पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपको कोई कहे कि आप एक लाइन में बस जिस्ट बताओ पेरिस एग्रीमेंट को लेके, तो आप क्या बताओगे? आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमको बताना, हम बता देंगे। वो चीज अभी सुन लोगे, दिमाग में रह जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जाइए नेट पे सर्च कीजिए, सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट लिखना, सबसे पहला रिजल्ट जो दे, राइट, उसको समझने का प्रयास कीजिए एंड उसको आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट अभी नहीं 50 बार सुनेंगे, लेकिन एकदम उसका जस्ट क्या है, एकदम आसान भाषा में हम आपको हिंट दे ही दे रहे हैं। कुछ 2 डिग्री 1.5 डिग्री का कुछ बात हो रहा है, वो क्या है हमको समझाइए थोड़ा, ठीक है। नाउ ये जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो पहला बात तो ये। दूसरा, it is an independent analysis tool which is run by Climate Analytics and New Climate Institute। ये दो इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा ये रन होता है, क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। एंड दिस क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इट मॉनिटर्स हाउ कंट्रीज आर परफॉर्मिंग ऑन क्लाइमेट गोल एंड कंपेयर द नेशनल गोल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर पेरिस एग्रीमेंट, राइट? क्लियर है? सो ये है क्या एक्चुअल में, क्या ये आईपीसीसी का एक विंग है? एकदम नहीं। कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन के अंदर तो है ही नहीं कुछ। यहाँ भी यूनाइटेड नेशन, हम पहले ही बता दिए कि यूनाइटेड नेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये दोनों मेन है, बस, ठीक। इतना ही इंफॉर्मेशन बस दिमाग में रखना था। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक। ये दो बॉडी जो है वो रिलीज करते हैं, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2022। क्या कह रहा है? द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड runs them. Climate Group is an international non-profit organization that works to fight climate change. कैसे फाइट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को? बाय बिल्डिंग नेटवर्क्स ऑफ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स एंड helping them take action through campaign and collaboration. For example, EP100, for example, RE100. क्या है समझेंगे? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, ये EP100 क्या है वो देखो। दिस इज एनर्जी प्रोडक्टिविटी 100। दिस इज अ ग्लोबल corporate energy efficiency initiative, right? It includes company that commit to using energy more efficiently. For example, using LED lights, smart appliances, improving factory processes, and ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि less energy use हो। And इसमें भी ध्यान ये रखना है कि Mahindra and Mahindra is the first Indian company to join this EP100. ना उसी प्रकार से ये RE100 क्या है, उसी प्रकार से ये EV100 क्या है। So these are other global initiatives by this climate group, the climate group. RE100 जो है, यहाँ कंपनीज कमिट कर रहे हैं टू यूजिंग 100% रिन्यूएबल एनर्जी, जबकि EV100 जो कि इसी का द क्लाइमेट ग्रुप का ही इनिशिएटिव है, यहाँ पे कंपनीज कमिट कर रहे हैं टू शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है ना, दैट क्लाइमेट ग्रुप इज इंडीड एन international non-profit that runs climate campaign by building partnership among governments and businesses. Okay, first is तो पक्का करेक्ट। दूसरा देखो, the International Energy Agency in partnership with Climate Group launched global EP100. This is wrong because this is not EP100, this is EV100 and EV100 क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। थर्ड पढ़िए, EP100 brings together leading company committed to driving innovations in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goal. This is correct। क्यों correct? क्योंकि EP100 किसका बात करता है? Energy efficiency का। These company measure and report their energy saving
एंड पहला कंपनी कौन था जो ज्वाइन किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा. सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? वी हैव सीन ना कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन द EP100 कैंपेन. उसके बाद क्या लिख रहा है फिफ्थ वाला? द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन. क्या है ये अंडर टू कोलिशन? इट इज अ ग्लोबल कोलिशन ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट. क्या होता है सब नेशनल गवर्नमेंट? मतलब नेशनल गवर्नमेंट मतलब तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का बात हो रहा है ना. तो सब नेशनल गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट का बात हो रहा है? तो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसका बात हो रहा है. So it is a global coalition of sub-national government that commit to climate goals, and it is not run by United Nations but supported by the climate group, and this climate group works as its secretariat. यहाँ क्या लिख रहा है? International Energy Agency is the secretariat to under to coalition. This is wrong. तो फिफ्थ गलत हो गया. हमारे पास आंसर है 1, 3, 4. टफ क्वेश्चन था, पता है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम में मतलब कहाँ से इतना मैंने सोच पाओगे. एंड सोचने वाला कुछ है भी नहीं ना. पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है. लेकिन ये क्वेश्चन से बस इतना तो हम लोग सीख सकते हैं कि जो भी पूछ रहा है कोई बहुत डीप में नहीं पूछ रहा है. जैसे क्लाइमेट ग्रुप के बारे में भी पूछा तो एकदम बेसिक पूछा. इसके कुछ इनिशिएटिव RE100, EV100, EP100 बहुत बेसिक पूछा. अंडर टू कोलिशन इसका सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बताया, जबकि अंडर टू कोलिशन का सेक्रेटेरिएट कौन है? द क्लाइमेट ग्रुप ही है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए सब कुछ. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? 2020 का क्वेश्चन है. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, दिस इज द economic cost in dollars. This is the economic cost of damage caused by emitting 1 ton of CO2 into the atmosphere. तो 1 टन ऑफ CO2 के इमिट होने से जो डैमेज होगा ठीक है, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? वही आपको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहलाता है. ठीक है, कि आप 1 टन ऑफ CO2 आप इमिट कर रहे हो ना, उसके कारण डैमेज कुछ तो हो रहा होगा. ठीक, वो डैमेज अगर पैसे वाइज आप तौल लो, राइट, पैसे वाइज वैल्यू निकाल लो डॉलर्स के टर्म में, तो वो जो डैमेज का 1 टन ऑफ CO2 के इमिशन के कारण जो आपने इकोनॉमिक कॉस्ट निकाला, वही क्या हो जाता है? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ बर्निंग कोल इमिट्स CO2 and causes damage like floods, crop loss, health issues. तो social cost of carbon gives us a price value. ठीक है, price value of that damage per ton of CO2. आया बात समझ में? एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंड द हिडन कॉस्ट ऑफ कार्बन इमिशन. दिस कॉस्ट इंक्लूड क्लाइमेट डैमेज, हेल्थ इफेक्ट, क्रॉप फेलियर. यही ना डैमेज होगा. अगर आप CO2 इमिट कर रहे हो तो क्या डैमेज होगा? क्लाइमेट चेंज जैसा आपको डैमेज दिखने को मिलेगा, हेल्थ इफेक्ट्स दिखेगा, क्रॉप फेलियर दिखेगा. तो ये सब चीज़ों को जब पैसे में तोलेंगे ना, तो जो फिगर आएगा, तो जो वैल्यू आएगा, वही सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है. एंड क्यों पैसे में तोला जा रहा है? बिकॉज आप सबको पैसे का ही वैल्यू तो समझ में आ रहा है. ठीक, क्योंकि आप पैसा ही कमा रहे हो तो आप सबसे बेस्ट हो ना. ऐसा नहीं है तो मतलब खासा कोई इज्जत तो होता नहीं. ठीक है, आप कितना मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन. हर किसी पे ये चीज़ लागू होती है. तो बिकॉज समाज ही ऐसा है ना जिसको पैसे का ही सिर्फ अहमियत समझ में आती. खैर क्या कह रहे थे? हाँ, सो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन आपको समझ में आ गया. इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझ में आ गया. अब डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट social cost of carbon values because climate change affect them differently. For example, developing countries like India are more vulnerable to climate disaster. तो यहाँ पे सोशल कॉस्ट अलग हो जाएगा. मान लो यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज है, यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज है, लेकिन यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर मेजर्स भी लिए जा रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए. इंडिया में मान लो वो मेजर्स नहीं लिए गए, तो क्लाइमेट चेंज हुआ या 1 टन ऑफ CO2 निकला, अब वो 1 टन ऑफ CO2 यहाँ ज़्यादा इफेक्ट कर दिया. तो ये SCC का वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है ना अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस मतलब ग्लोब, है ना. अब अगर क्या इतना ही पढ़ के आंसर किया जा सकता है? देखते हैं क्या कह रहा है. इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई 1 ton of CO2 emission in the given year. सही बात है. It is a measure in monetary value of the requirement of fossil fuel. गलत. It is a measure in monetary value of the efforts put in by climate refugee. It is a measure
इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू, नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज को अगर अपने भाषा में समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन वही चीज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। क्या होता है ये मीथेन हाइड्रेट? इट इज अ सॉलिड कंपाउंड वेयर methane gas is trapped inside a structure of water ice which looks like snow, right? So methane hydrate क्या होता है? It is a solid compound where methane gas is trapped inside a structure of water ice। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, समझिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे मीथेन हाइड्रेट जो है वो क्या करेगा? वो मेल्ट कर सकता है। एंड जब मेल्ट करेगा तो वो रिलीज क्या करेगा? वो रिलीज करेगा मीथेन गैस को, ठीक। एंड दिस मीथेन गैस इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। एंड ये मीथेन गैस कहाँ रिलीज होगा? एटमोस्फेयर में, विच कैन एक्सीलरेट द क्लाइमेट चेंज। एंड आपको ज्यादातर ये जो ह्यूज मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स हैं ये आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? अब जब ये क्या पढ़ा था हमने कैसे क्या पढ़ा? जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा ये कि जब कभी भी टेम्परेचर राइज होगा तो मीथेन हाइड्रेट मेल्ट कर जाएगा, उससे मीथेन गैस रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। तो व्हेन दिस मीथेन इज रिलीज्ड इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर 10 to 20 years and then reacts with oxygen and becomes carbon dioxide। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन हो गया O2, तो यहाँ कार्बन था, यहाँ O2 था, ठीक है, CO2 बन गया। सो मीथेन से क्या बन रहा है? CO2। एंड दिस स्टिल contributes to long term warming as CO2 stays in air for 100+ years। पढ़िए पहला एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। सही है। रियली सॉरी अगर मतलब आवाज वगैरह के कारण इशू हो रहा है तो प्लीज मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मीथेन हाइड्रेट मेल्ट करेगा, मीथेन गैस निकलेगा। यही बात तो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। दूसरा देखिए, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अंडर द सी फ्लोर, तो आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर वहां भी मिलता है। मोस्टली कहाँ दिखने को मिलेगा? कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, ये भी ठीक है। लेकिन लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट हैव बीन फाउंड अंडर आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट बीनीथ अंटार्कटिक आइस एंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन अंडर द सी। वैसे जगह पे जहां पे वेयर कोल्ड एंड प्रेशर हेल्प फॉर्म एंड कीप देम स्टेबल। तो 2 भी सही है। थर्ड देखिए, मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू CO2, देखा हमने, आफ्टर अ डिकेड और 2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। एंड ये भी टफ क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि आसान क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन सिनेरियो में मतलब बैठ के देखना, वहां पे समझने का प्रयास कीजिए। घर में बैठ के शायद बहुत सारा क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन वहां के हिसाब से देखे तो टफ था। पहले तो मतलब क्यों? क्योंकि मीथेन हाइड्रेट ही लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the atmosphere, into the stratosphere। कुछ नहीं पूछ रहा है, सिंपल सा पूछ रहा है कि cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into the stratosphere, ये जो टेक्निक है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, इनमें से कब? बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था। सबसे पहले सिरस क्लाउड के बारे में समझो। दीज आर हाई altitude clouds found 6 to 18 kilometer above the earth's surface। These are thin wispy clouds, these are thin and wispy clouds made up of ice crystals and these are known to trap the heat like a thin blanket in the sky। तो cirrus cloud समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है cirrus cloud thinning टेक्निक, मतलब cirrus cloud को थिन करने का बात कर रहा है, ठीक है। इससे होगा क्या? थिनिंग देम हेल्प टू रिड्यूस देयर एबिलिटी टू ट्रैप हीट। तो हीट ट्रैप करने का जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगा अगर हम लोग इसको थिन करेंगे, थिनिंग करेंगे। तो जब हीट को ट्रैप करने का एबिलिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो एस्केप कर जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम अर्थ ऑन टू स्पेस। तो यही जो क्लाउड है, अगर ये क्लाउड क्या होगा, इसको थिन कर देते हैं,
थिन कर देंगे तो ये पहले जितना ट्रैप कर लेता था हीट अर्थ से जो बाहर जा रहा था उसको अब वो कम ट्रैप करेगा। तो कहाँ, अर्थ से अब स्पेस की तरफ ज्यादा हीट चला जाएगा, ठीक है। एंड उससे होगा क्या, उससे अर्थ जो है हमारा ज्यादा कूल होगा, क्लाइमेट भी कूल होगा। अगर इतना भी समझ गए कि हाँ ठीक है ये अर्थ को कूल वगैरह करने का बात हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर निकल गया, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ रेन क्रिएट करने का बात कर रहा है। मोस्टली लोगों को ना इसी पे वो हुआ था कंफ्यूजन, ए एंड डी। लेकिन ये जो सिरस क्लाउड है ना, ये ज्यादा सिरस क्लाउड थिनिंग जो है ये तो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है ना, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में मदद करेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस सल्फेट एरोसोल इंजेक्शन, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है, पढ़ा है हमने इसके बारे में, याद कीजिए। जहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स लाइक सल्फेट एरोसोल्स आर स्प्रेड onto the upper atmosphere, that is stratosphere, है ना, troposphere stratosphere, तो stratosphere पे, ठीक। so these tiny particles like sulfate aerosol are spread into the upper atmosphere to reflect the sunlight back into the space। तो ये जो sunlight आ रहा था वो क्या करेगा, वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा स्पेस की तरफ। एंड दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड लोअर द ग्लोबल टेम्परेचर। एंड सल्फेट पार्टिकल को ही क्यों चूज किया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव इन रिफ्लेक्टिंग द सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये दोनों टेक्निक साइंटिस्ट यूज करते हैं टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। इतना सब कुछ पढ़ा ना हमने कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, किस प्रकार से ये काम कर रहा है। आपको सिर्फ जस्ट पता होता है कि ये सारा टेक्निक यूज कहाँ हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए काम आपका बन जाता। पीवाईक्यू यही तो बता रहा है ना कि चीजों को जो आप पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ना है। यहाँ पे भी देखिए क्या पूछ रहा है, कार्बन फर्टिलाइजेशन का अगर डेफिनेशन आपको पता होता काम निकल जाता। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बन फर्टिलाइजेशन या कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है। अगर ये समझ गया तो फिर मतलब फंडा क्लियर है एंड आराम से क्वेश्चन का आंसर भी कर लेंगे। नाउ व्हाट इज दिस कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, दिस मींस दैट, समझिएगा, हायर लेवल ऑफ CO2 इन द एयर कैन इंक्रीज द rate of photosynthesis in the plants, right? Photosynthesis क्या होता है? This is the process by which plant make their food using sunlight, water, carbon dioxide. तो अगर higher level of CO2 होगा तो this will increase the rate of photosynthesis. For example, if there is more CO2 तो इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कि plant can grow faster and greener, especially in areas with enough sunlight and water। यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी होगा। So higher concentration of CO2 helps in photosynthesis। So अगर CO2 का concentration बढ़ा है तो ये जो extra CO2 है it act like fertilizer for the plants, boosting their ability to produce food and grow faster। इसी को कहा जाता है कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट एक्सप्लेन्स व्हाई हायर लेवल ऑफ CO2 कैन कॉज फास्टर प्लांट ग्रोथ। तो पढ़िए, अब हमसे पूछ रहा है कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, यही कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। दूसरा पढ़िए, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये तो बात ही नहीं पढ़ा ना हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है तो कैसे आपको प्लांट ग्रोथ में इफेक्ट दिखेगा। इंक्रीज एसिडिटी नहीं, अडेप्टेशन of all living being on earth to the climate change brought about by increased concentration of CO2 in the atmosphere, ये सब नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, A, right? So this carbon fertilization is one of the factor for increased plant growth। So it is one of the factor which contribute to increased plant growth। other factors क्या है, तो ये सोचो ना, न्यूट्रिएंट्स होगा, एकदम होगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन अगर मिलता है तो, सनलाइट फैक्टर है, वाटर फैक्टर है, मतलब रेन वगैरह, ठीक है। तो ये सब भी फैक्टर्स है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाना ही फैक्टर नहीं है। लेकिन हमसे तो सिर्फ यही पूछ रहा है ना, कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। व्हाट इज दिस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, क्या है ये? इट इज अ क्लाइमेट एड प्रोग्राम रन बाय यूरोपियन यूनियन। क्यों? to help the poor and vulnerable country handle the climate change. For example, it helps small island nations or African countries
प्रिपेयर फॉर राइजिंग सी लेवल्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, दिस इज करेक्ट, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2008 एंड दीज प्रोजेक्ट्स या the projects under this global climate change alliance support climate resilience, adaptation etc. दूसरा देखिए, global climate change alliance provide technical financial support to the targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budget, this is also correct. This alliance help country implement their climate promises under Paris Agreement, यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन I'm telling you, and aligning with global development गोल लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि इनका पॉलिसीज वगैरह जो हो वो पेरिस एग्रीमेंट के गोल के तहत हो, इनका जो पॉलिसी वगैरह हो वो एसडीजी के से अलाइन करे. सो इट ऑफर बोथ फिनेंशियल as well as technical help to make climate change part of national plans and budget. This second one is also correct. Third वाला देखिए, it is coordinated by World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development. Now please understand, ये जो Global Climate Change Alliance, इसका जो official website है ना, जब आप वहाँ पे जाओगे तो there is no mention of World Resource Institute and this body, that is World Business Council for Sustainable Development, right? So there is no mention of WRI and WBCSD at the official page of GCCA. हालांकि बहुत सारे other institutions का mention है, जैसे FAO का mention है, UNDP का mention है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन नहीं है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट की मतलब इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय WRI एंड दिस बॉडी, ये स्टेटमेंट ऑल टुगेदर गलत ही. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1 and 2. अब मान लो कि 2017 के प्रीलिम में ये पूछा, राइट? तो मान लो अगर किसी भी कारण से एक साल में, पिछले एक साल में अगर ये न्यूज में रहा होगा, उस समय का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो PT 365 अगर कवर करके भी बहुत PhD आपको करवाया होगा इस टॉपिक पे, तो आपका काम क्या होना चाहिए था? ये बॉडी किसके द्वारा फॉर्म किया गया, ठीक, एक दो इनिशिएटिव जो ये बॉडी के तहत लिया गया, मेन पर्पस क्या है, बस उतना. तो क्या पैसा दे रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है? एंड बहुत सारे स्टेटमेंट में ना, ये बहुत सारा आप इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे, वहां वो फाइनेंस वाला एंगल आता ही आता है. तो जब आप पढ़ाई करो कोई भी बॉडी वगैरह को लेके, तो वो देखो कि वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक, या किसका इनिशिएटिव है, किसके लिए काम करता है, पर्पस क्या है बॉडी बनाने का, अलायंस बनाने का, पैसा का बात हो रहा है क्या उसमें कुछ, ठीक है, क्योंकि $100 बिलियन तो फलाना ढिंगना बड़ी कुछ होता है, ठीक है. तो वो एक फैक्ट के रूप में वो कुछ नंबर फिगर याद कर लेना. एंड क्या इस अलायंस से कोई दूसरा बॉडी भी जुड़ा हुआ है, ठीक, बस इतना ही कर करके, वो मतलब एकदम डिटेल में PhD नहीं करना है. एंड एक बार दो बार देखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज, ऐसी पढ़ाई करना है, ठीक है. तो 1 and 2 सही है. देखो अगर किसी को पता होता, एक बात बता रहे कि हाँ ये तीनों तो एकदम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दोनों WRI एंड दिस बॉडी, तो 3 गलत होता, आंसर 1 and 2 पे जाते. लेकिन ये अभी बोलना आसान है, एग्जाम सेटिंग में बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential site for carbon sequestration? अब बहुत बार हम लोग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में सुनते हैं. क्या होता है ये? इट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एम्ड एट कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सोर्सेज लाइक पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, इवन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, एंड सिर्फ कैप्चर नहीं करना है, एंड स्टोरिंग इट परमानेंटली अंडरग्राउंड to prevent it from entering the atmosphere. So carbon capture and storage या carbon sequestration क्या है? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा मतलब एम क्या होगा इसका? एम बस ये है कि जिस भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, जैसे पावर प्लांट हो गया या फैक्ट्रीज हो गया या डायरेक्टली एयर से ही, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपको आ रहा है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेना, ठीक है. तो मान लिए कि चलो हम एक कैप्चर करके यहाँ रख लिए, कैप्चर कर लिए. अब कैप्चर करने के बाद उसको स्टोर कहाँ करना है? अंडरग्राउंड. क्यों करना है? ताकि वो फिर से एटमॉस्फेयर में इंटर ना करे. द गोल इज टू रिड्यूस द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन एंड देयर बाई मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग. अच्छा, कार्बन सिंक भी कुछ होता है. क्या होता है कार्बन सिंक? इट इज एनीथिंग दैट एब्जॉर्ब्स मोर
कार्बन देन इट रिलीजेस। जैसे नेचुरल सिंक का अगर बात करें, नेचुरल सिंक तो क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो सकता है, ओशन हो सकता है, सॉइल हो सकता है, राइट? क्यों? बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन इट रिलीजेस। आर्टिफिशियल सिंक क्या हो सकता है, आप बताओ? आर्टिफिशियल सिंक कैन बी डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फिल्ड डीप कोल सीम्स हो सकते हैं, जिसको अब माइनिंग वगैरह नहीं किया जा रहा है। डीप सलाइन फॉर्मेशन हो सकते हैं, मतलब अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर रिजर्वॉयर भी सिंक के रूप में काम कर सकता है। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ CO2, इनमें से कौन कौन सा पोटेंशियल साइट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए? क्या अबेंडेंड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स होगा, मतलब जो जहां अब माइनिंग वगैरह नहीं हो रहा है, एकदम होगा। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर भी होगा। सबटरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन ये होगा, ये भी होगा। हमने पढ़ा कि डीप सलाइन फॉर्मेशन, अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर रिजर्वॉयर जो है, सॉल्ट वाटर रिजर्वॉयर, वो भी आपको सिंक के रूप में काम करेगा, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 2, 3। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या है? इट वर्क्स बाय कैप्चरिंग CO2 एट इमिशन सोर्सेज और फ्रॉम द एयर एंड स्टोरिंग इट इन सुटेबल रिजर्वॉयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो 2016 में क्या पूछ रहा है? द टर्म इंटेंडेड nationally determined contribution is sometimes seen in the news in context of। अब हमको लगता है कि ये 2016 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहा होगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी पता होता, एकदम मतलब थोड़ा सा पता होता कि ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, बात खत्म ना। बाकी छोड़ दो, क्या होता है ये भी छोड़ दो। इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अगर पता होता ना कि क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ है, हो जाता। कैसे? देखो, यूरोपियन कंट्री टू रिहेबिलिटेट रिफ्यूजीज, गलत हो गया। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, चलो अभी ठीक है, दूसरा भी पढ़ते हैं। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्री टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, गलत हो गया। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी गलत हो गया। एक ही तो ऑप्शन है। एंड बात समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। जो टफ क्वेश्चन है, एकदम बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो टफ क्वेश्चन है वो गलत होगा अगर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का इजी क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो रेस से बाहर है, ठीक है? फिर कोई लॉजिक मत दीजिएगा, या कुछ बहाना नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम ऑप्शन में ये नहीं ध्यान दिए, वो नहीं ध्यान दिए, करेक्ट लिखा हुआ था, इनकरेक्ट लिखा हुआ था, हम नहीं ध्यान दिए। ये जितना करेक्ट इनकरेक्ट वाला इश्यू है ना, हम 50 बार कह रहे हैं, ज़्यादा टेस्ट वगैरह के चक्कर में पढ़ने से बढ़िया है कि 10 ये छोड़ो ना यार, टाइम नहीं है ना, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी दे दो, नहीं देना है 4 ही दे दो। लेकिन इस तरीके का नॉनसेंस वाला गलती नहीं होना चाहिए कि आप दिमाग में सही सोचे आंसर, राइट, लेकिन क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, अब आप कर दिए गड़बड़, तो वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहले तो NDC क्या होता है? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो दीज आर क्लाइमेट एक्शन प्लान दैट ईच कंट्री सबमिट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। एंड वहाँ पे वो हर कंट्री क्या करेगा? आउटलाइन करेगा हाउ दे विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो ये एक ऐसा क्लाइमेट एक्शन प्लान है ना, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर कंट्री सबमिट करेगा और बताएगा कि देखो मेरा प्लान ये है, हम इतने परसेंटेज से ये चीज कम करेंगे, तो हम ये काम करेंगे, एंड उससे होगा क्या? मेरा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, हम क्लाइमेट चेंज में अडेप्ट करने के लिए ये सारा मेरा प्लान है। दिस इज nationally determined contribution in simplest term. And what is this intended nationally determined contribution? These were the initial climate pledges made by country before Paris Agreement was formally adopted in 2015. तो 2015 के पहले जो इनिशियल प्लेजेस थे उसको INDC कहा जाता था। एंड जब ये INDC रेटिफाइड हुआ तो इट बिकेम नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड हम आपको अभी भी बताएं, अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपसे कह रहे थे कि पेरिस एग्रीमेंट में ये कुछ 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कमेंट बॉक्स पे बताइए। कुछ पढ़ते हैं ना हम लोग पेरिस एग्रीमेंट में, या आप पेरिस एग्रीमेंट सुनोगे, आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग सबसे पहले क्या आना चाहिए वो आप बताओ, ठीक है ना? अब एक बात समझो, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? इंडिया का जो INDC था, ठीक है, वो क्या था? तो
रिड्यूस करना है इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33% टू 35% बाय 2030। एंड ये जो रिड्यूस करना है इमिशन इंटेंसिटी वो कितने से करना है, तो 33 से 35% करना है 2030 पहुंचने तक। अच्छा, इतना तो करना है, मान लो 33% डिक्रीज करना है, लेकिन कोई तो एक लेवल होगा ना कि हाँ इसको हम रेफरेंस मान के हम रिड्यूस करेंगे, तो वो रेफरेंस कब का होगा, 2005 लेवल का होगा। पहला तो ये। दूसरा, इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो फॉसिल फ्यूल के अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी हो, उसका शेयर कितना हो, तो 2030 तक 40% हो। एंड तीसरा था एनहांस द फॉरेस्ट कवर टू एब्जॉर्ब 2.5 to 3 मिलियन टन्स ऑफ CO2 बाय 2030। दिस इज कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो टारगेट है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इंडिया ने अचीव कर लिया। एंड फिर अपने INDC को, फिर इंडिया ने क्या किया, अपने NDC को अपडेट करा। ये टाइम के पहले ही अचीव हो गया, ये वाला 2030 तक करना था, ये 40% भी 2030 तक करना था। तो इसको अब चेंज करके इंडिया अपडेटेड इट्स NDC अकॉर्डिंग टू विच द टारगेट टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP हैज बीन एनहांस्ड टू 45% बाय 2030। तो जो पहले कितना था, 33 to 35% बाय 2030, उसको 45% कर दिया गया है। ठीक है, एंड ये भी 2005 के लेवल से ही होगा। दूसरा बात, द टारगेट ऑन क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज हैज बीन एनहांस्ड टू 50% बाय 2030। 2030 तक क्या था पहले टारगेट, 40% तक होगा इलेक्ट्रिसिटी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से होगा, 40%। वो इनहांस करके क्या हुआ, 50% कर दिया गया। क्यों किया गया, बिकॉज ये दोनों जो है वो इंडिया ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ठीक है, एंड ये PIB का स्क्रीनशॉट है। यहाँ तक ठीक, इतना सारा कुछ हमने पढ़ा ना। एंड एक बात हम आपको बता देते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है, मतलब कौन कौन सा टारगेट हुआ, एक मिनट सब कुछ क्लियर करने दीजिए, क्या क्या याद रखना है आपको। तो पहले तो ये 45%, ठीक है, मतलब इसके जगह पे 45% हो जाएगा, ये 40% की जगह पे 50% हो जाएगा जो ये है। एंड थर्ड, ये क्या करना है ये याद करके, एक तो हो सकता है कि MCQ में कुछ पलट दे, ये है ना, 45 की जगह 50 लिख दे, 50 की जगह 45 लिख दे। तो एक तो आपको ये पुराना वाला भी एंड नया वाला दोनों याद रखना है। ठीक है, पुराना वाला तो यही था, अपडेट करके ये किया गया, टाइम वाइम वही है। पुराना वाला 40 था, उसको अपडेट करके 50 किया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये काम कहाँ आएगा, ये आएगा काम मेंस में। तो अभी रट लीजिए, अभी मौका है, प्रीलिम में तो काम आएगा ही आएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, 2016 का क्वेश्चन है। टर्म sometimes seen in the news and their origin। तो एक तरफ जैसे NX1 कंट्री कार्टेजिना, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन नगोया प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल। हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, दिस वाज, अगर प्रोटोकॉल है ठीक, तो दिस वाज अडॉप्टेड इन क्योटो। कहाँ पे है आप बताओ, जापान में। कब हुआ, 1997 में। एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005। इट वाज द first international treaty to set legally binding टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। उनको NX1 कंट्री कहा गया। एंड किस चीज का टारगेट, टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। आया बात समझ में। सो क्योटो प्रोटोकॉल का अगर बात करें, सो दिस वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, entered in 1997, entered into force in 2005, and this was the first international treaty to set the legally defined targets। कि इतना टारगेट है आपका, लीगली डिफाइंड है, वो लीगली बाइंडिंग टारगेट है, पे बाइंडिंग है। किस पे बाइंडिंग है, डेवलप कंट्रीज पे। एंड वो डेवलप कंट्री के लिए जो लिस्ट है, वो लिस्ट को क्या कहा गया, एनेक्चर 1। उनको एनेक्चर 1 कंट्री कहा गया, NX1 कंट्री कहा गया। एंड टारगेट क्या था, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, NX1 कंट्रीज किसको बोल रहे हैं, दीज आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन दैट हैड बाइंडिंग टारगेट्स अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ क्या लिख रहा है, NX1 कार्टेजिना, गलत हो गया ना ये। ठीक है बात, NX1 किससे जुड़ा है, क्योटो प्रोटोकॉल से। व्हाट अबाउट सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस आर कार्बन क्रेडिट्स अर्न्ड through emission reduction projects in developing country under clean development mechanism। and clean development mechanism क्या है, it is one of the 3 flexible mechanism under Kyoto Protocol। तो ये तो सही है। So clean development mechanism is one of the 3 flexible mechanism under Kyoto Protocol allowing the developed country to invest in low cost emission reduction project in developing country and earn the credits। ठीक,
तो हम क्या बताएं, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वन ऑफ द 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो कौन कौन है ये तीनों? एक तो आपको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ही हो गया, दूसरा था आपको ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, एंड तीसरा है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर सही है, लेकिन सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन ये भी आपको क्योटो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर में ही बात होगा, तो ये आपको गलत हो गया। नगोया प्रोटोकॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? तो इट इज़ रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। It focuses on fair and equitable sharing of benefits from the use of genetic रिसोर्सेज, कि जेनेटिक रिसोर्स को यूज करके जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको फेयरली एंड इक्विटेबली आपको शेयर करना है। एंड दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज द प्रोटोकॉल अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक, अच्छा एक बात और देखो, ठीक है ना। तो अगर आपको इतना भी पता होता कि नगोया कोई सीबीडी से जुड़ा हुआ है, जेनेटिक रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, यहाँ सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन का बात हो रहा है, तो आप अगर 2 को गलत कर लेते, एंड ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, आप मानो मत मानो। अच्छा, व्हाट इज दिस कार्टेजिना प्रोटोकॉल? दिस इज ऑल्सो अंडर कन्वेंशन on biological diversity. It deals with safe handling of living modified organism from biotechnology to avoid the adverse effect on biodiversity and human health। ठीक है, तो बस इतना भी होता ना कि NX1 कंट्रीज हो गया, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन हो गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो गया, दीज आर एसोसिएटेड विथ क्योटो प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ओनली। ठीक है, क्लियर है बात? पेयर 2 पेयर 1 गलत है, पेयर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, जो सही था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2016 का क्वेश्चन है। देखो बात समझना, ठीक है, सारा मतलब इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है पहले समझ लेते। सबसे पहले होता है नेशनल एक्शन प्लान on climate change, National Action Plan on Climate Change. This was launched in 2008, and this National Action Plan on Climate Change include 8 missions for what? To combat climate change through both mitigation and adaptation. क्या बताया मैंने बताया ये कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विच वॉज लॉन्च्ड इन 2008, इसके अंडर में 8 मिशंस है, राइट। एंड ये 8 मिशंस किससे डील करते हैं? इट इज अबाउट कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। एंड कॉम्बैट कैसे करना है क्लाइमेट चेंज को? लड़ना कैसे है? थ्रू मिटिगेशन एंड थ्रू अडेप्टेशन। अब आप सिंपल काम करो, आप मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन का मतलब बताओ, क्या होता है इसका मतलब? बहुत जरूरी है ये, अगली बार एग्जाम में पूछेगा कि मिटिगेशंस के एग्जाम्पल इनमें से कौन से सही है। अब आपको मिटिगेशन का मतलब ही नहीं पता है, एग्जाम्पल देगा अडेप्टेशन का, आप उसको भी टिक करके आओगे। बहुत सिंपल मतलब है, आप एक बार सर्च करना, खुद से करना, राइट ना। हमने ये जो मैंने कहा आपको कि इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में 8 मिशंस हैं टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। ये 8 मिशन में एक मिशन है आपको, वन ऑफ द मिशन इज नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ठीक है, या फिर इसको ग्रीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है, जिसका बात हो रहा है यहाँ क्वेश्चन में। एंड इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। ग्रीन इंडिया का बात हो रहा है ना, तो बस ठीक है, फॉरेस्ट कवर। दूसरा, फॉरेस्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने का बात किया गया है। एंड तीसरा, एनहांसिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, कार्बन स्टोरेज एक्सेट्रा। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन? इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट, देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। ये सब है क्या कुछ? बताओ कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट क्या आ रहा है उसको यूनियन एंड स्टेट बजट में इंप्लीमेंट करना थ्रू ग्रीन अकाउंटिंग, एकदम नहीं। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एनहांस द एग्रीकल्चरल आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। क्या बात लिख रहा है यार, समझ में आ रहा है? सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को ग्रीन इंडिया मिशन से जोड़ रहा है। अगर ये सब स्टेटमेंट पकड़ पाते तो पता चलता ना कि गलत है। ये सब दिख रहा है, यहाँ बजट पे इंक्लूड करने का बात कर रहा है, ग्रीन अकाउंटिंग का बात कर रहा है, नहीं। थर्ड पढ़िए, रीस्टोरिंग एंड एनहांसिंग द फॉरेस्ट कवर, रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर। दिस इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? 2016 का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर, रिपोर्ट एंड मैनेज। इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड
to measure, report and manage greenhouse gas emissions. कहाँ से emissions? तो emissions from companies, emissions from government and other organizations. For example, if a company wants to know how much carbon dioxide or methane it emits every year, it can use the greenhouse gas protocol to calculate and report that. आया बात समझ में? अब पढ़िए. It is an international accounting tool for government and business leader to understand, quantify and manage greenhouse gas emission. This is correct. पढ़ते हैं दूसरा भी. It is an initiative of United Nations to offer financial incentive to developing country to reduce greenhouse gas emission to adopt eco-friendly technology. फाइनेंस का कहीं बात ही नहीं है ना. हम सिंपल आपको बताएं कि कोई एक कंट्री है, कोई एक कंपनी है, उसको ये देखना है कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है, CH4 इमिट कर रहा है, मीथेन हर साल. तो वो ये प्रोटोकॉल को यूज कर सकता है बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर, टू रिपोर्ट, टू मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन. पैसा का बात कहाँ हुआ है भाई? ठीक है, पैसा वैसा का बात नहीं है. इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कंट्री. बताओ. इट इज वन ऑफ द मल्टीलेटरल रेड प्लस इनिशिएटिव होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. दिस ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल was developed by WRI and WBCSD. कहाँ पढ़ा है अभी? ध्यान है? जो मैंने बताया कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जिक्र नहीं है. ध्यान आ रहा है कौन से क्वेश्चन में? तो ये जो दो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप करा है टू हेल्प बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड एंड रिड्यूस देयर क्लाइमेट इम्पैक्ट. द प्रोटोकॉल, this greenhouse gas protocol provides a common set of rules so that the emission can be tracked consistently across countries and industries, and this allows comparison and action planning. Correct answer is A. आप बताओ, इतना सारा कुछ पढ़ा ना हमने, बार बार हम कह रहे हैं, and please keep this thing in mind, बार बार कह रहे हैं. क्वेश्चन सिर्फ इतना पता होता है ये है क्या, बन जाता ना. तो कुछ भी पढ़ो ना, बस यही चीज लेके चलो. एंड इसके बियॉन्ड अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जबरदस्ती का समय बर्बाद कर रहे हैं, वो समय किसी दूसरे चीज पे रिवाइज करने में लगाया जा सकता था. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है. विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. चलो, अब तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन ठीक है, जल्दी से जो रिवाइज कर सकते हैं करते हैं, जो ध्यान आ रहा है. हम तो आपसे पूछे ही थे, अगर आप बता देते तो बढ़िया ही था. पेरिस एग्रीमेंट, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड इन 2015 एट COP21. कहाँ पे हुआ? पेरिस में, इसीलिए तो पेरिस एग्रीमेंट बोल रहे हैं. एंड दिस इज एम्ड एट फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज. इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 4th of November 2016. The agreement was signed by all countries of the UN and it will go into effect in 2017. ये तो गलत हो गया. The agreement aimed to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of the century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level. This is correct. And यही चीज तो हम आपको बार बार बता रहे थे कि आप इसको सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स पे लिखो ना कि क्या है, समझाओ क्या है ये. The main goal of Paris Agreement is to limit the global temperature rise to well below 2 degrees Celsius and try to keep it below 1.5 degrees Celsius compared to the level before industrialization. So second statement is correct. थर्ड स्टेटमेंट देखिए. डेवलप्ड कंट्री एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 billion a year from 2020 to help developing country to cope with climate change. भाई रियल कमिटमेंट $100 बिलियन का था पर ईयर. $1,000 बिलियन लिखा हुआ है. एक तो इसी से गलती हो गया. दूसरा, डेवलपिंग कंट्री एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत मतलब ज्यादा कुछ नहीं हो गया ये. एंड ये जो $100 का कमिटमेंट था ना, ये भी एज पर कैनकन एग्रीमेंट था 2010 में जो हुआ था. कैनकन एग्रीमेंट के हिसाब से $100 बिलियन पर ईयर है. यहाँ तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा के $1,000 बिलियन कर रहा. अगर पकड़ पाते कि थर्ड गलत है, आप आंसर पे आ जाते. ठीक है, तो बहुत बार लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के भी घबराना नहीं होता है. अगर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन आसान ही होता है, बहुत टफ नहीं होता है. एंड उसमें एक स्टेटमेंट तो ऐसा होगा जो मतलब एकदम से कटेगा. सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. नाउ सबसे पहले ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है? इट इज अ मेजर ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म. है ना? कैसे फाइनेंस मैकेनिज्म? बिकॉज फंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे. सो दिस इज a finance mechanism created to support the developing countries in achieving low emissions and climate resilient
development, especially as a part of nationally determined contribution under Paris Agreement. तो Paris Agreement के तहत जो nationally determined contribution है हर country का with respect to low emission, with respect to climate resilient development, उसको ये developing country achieve कर पाए, उसके लिए पैसा का जरूरत होगा. वो पैसा कहाँ से? तो Green Climate Fund से. And we very well know ना कि NDC क्या होता है? These are climate action plan that countries submit under Paris Agreement outlining their goal for reducing emission and adapting to climate change. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. Now, let's see the first statement. With respect to Green Climate Fund, it is intended to assist the developing country in adaptation and mitigation practices to counter the climate change. This is 100% correct. दूसरा, it is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. This is wrong. While World Bank was chosen as interim trustee of Green Climate Fund, this was meant to be temporary, right? And the fund is not permanently under the World Bank's management. तो ये गलत हो गया. अब आप हमको बताओ क्या ये सब भी जुड़ा हुआ है ग्रीन क्लाइमेट फंड से? सोचो एंड बताओ आप कमेंट बॉक्स पे. हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमको एक बात तो पता चल गया ना, हमको नहीं पता फिर से ये ग्रीन क्लाइमेट फंड आएगा नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन हमको इतना पक्का पता है कि कोई भी फंड पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हम देखो ना एक ही चीज तो बार बार बता रहे हैं ना, उसका पर्पस क्या है. ठीक, अगर कुछ उसमें पहले से पैसा है तो वो कितना पैसा है, कितने डॉलर्स है, एंड तीसरा वो फंड से कौन कौन सा बॉडी जुड़ा हुआ है. अगर ये कुछ बेसिक बात हमको पता होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना. समझ में आ रहा है? अभी इतना तो कह ही सकते हैं ना कि इट इज नॉट फाउंडेड अंडर द aegis of UNEP, OECD, ADB and World Bank. करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1 only. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ. Now let's see question number 16. The scientific review is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level, and if the global temperature increases beyond 3 degree above pre-industrial level, what can be its possible impact या impacts on the world? हमसे सिर्फ पूछ रहा है, हटा दो ये सब, आपको क्या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट या इम्पैक्ट आप बता सकते हो, बस वही और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. मतलब दिमाग लगाना है. क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? आप पहले बताओ एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में. इट रेफर्स टू द राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर पर्टिकुलरली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज. हमने कार्बन सिंक के बारे में पढ़ा है ना, जो एब्जॉर्ब करता है कार्बन को, जितना वो रिलीज करता है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसको कार्बन सिंक कहा जाता है. जैसे फॉरेस्ट, ओशन, आइस सीप. उसी प्रकार से हमने कार्बन सोर्स के बारे में पढ़ा, जो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन को रिलीज करता है. जैसे मेल्टिंग परमाफ्रोस्ट. ध्यान आ रहा है? मीथेन हाइड्रेट एक क्वेश्चन पढ़ा हमने. अब पढ़िए पहला स्टेटमेंट. हमसे इम्पैक्ट पूछ रहा है ना कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर 3 डिग्री से ज्यादा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. कह रहा है टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स. करेक्ट, वो कार्बन सोर्स बन जाएगा हमारा अगर टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर का बात करेंगे तो. द मेल्टिंग ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट रिलीज द स्टोर्ड कार्बन मेकिंग देम कार्बन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग मोर ग्रीन हाउस गैस टू द एटमोस्फेयर. दूसरा, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टिलिटी विल अकर. होगा ना. कोरल रीफ्स आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम हेवीली इंपैक्टेड बाय राइजिंग टेम्परेचर एंड ओशन एसिडिटी. तो 1 and 2 तो पक्का होगा. 3 पढ़िए. ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर. कुछ भी समझ में आ गया? अब ये 1-1-2 होगा. क्यों नहीं होगा? ये आपको अच्छा खासा लेवल पे, वाइड स्प्रेड लेवल पे आपको कोरल मोर्टिलिटी तो दिखेगा ही ना. 1 and 2 पक्का होगा. अब यहाँ से तो हमको पता चल गया कि 4 नहीं होगा, लेकिन पढ़ लेते. कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये क्यों? हाँ, ये ठीक है कि क्लाइमेट चेंज होगा बहुत अच्छे खासे लेवल पे, 3 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर. ठीक है, तो हो सकता है कि लोग अपना क्रॉप कल्टीवेशन शिफ्ट कर दें, ये सही है. लेकिन ये जो लिख रहा है ना कि सीरियल्स का कल्टीवेशन विल नॉट बी पॉसिबल कहीं भी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 4th अगर उस रीजन से भी आप काट सकते थे अगर मान लो, लेकिन ये भी तो मतलब 100% गलत ही है ना कि ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर. 1 and 2 आंसर इज 1 and 2. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 carbon dioxide in air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs. 2012 का क्वेश्चन है ये. because it absorb क्या होगा ABCD में? देखो, the amount of CO2, एक सेकेंड, the amount of CO2 in the air is increasing, right? तो CO2 का अमाउंट तो इंक्रीज कर गया. now this extra CO2 is warming the atmosphere.
Why? Because it absorbs the infrared part of solar radiation. Although the clouds and other gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation, almost half of this energy reaches the earth surface and warms it. अब जब earth surface warm होगा, it re-emits heat as infrared radiation. कौन re-emit करेगा? Earth, because वो warm हो गया है. However, some of these radiation is absorbed by atmospheric gases like CO2, like methane. These gases then radiate the absorbed heat back towards the earth. तो ये अगर अर्थ है, ये मान लो मेरा गैस है CO2, CH4, तो ये अगर इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है अर्थ, तो ये CO2, CH4 क्या करेगा, फिर से इसको अर्थ की तरफ भेज देगा, causing further warming, and ये प्रोसेस रिपीट करेगा मल्टीपल टाइम्स, एंड दिस continuous cycle of absorption and re-emission of heat leads to global warming. So यहाँ जो कह रहा है कि the water vapor क्या कह रहा है, increasing amount of CO2 in air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorb water vapor नहीं, UV part of radiation नहीं, all the solar radiation नहीं, it absorb the infrared part of solar radiation. and हम आपको सारा कहानी समझाई दी है यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है. Now question number 18 क्या कह रहा है, कार्बन क्रेडिट. Which one of regarding carbon credit which of the following statement is not correct? हम सबको पता है बहुत अच्छे से कि कार्बन क्रेडिट क्या है, पता है ना. इट इज लाइक क्या देखा था हमने ये देखा था कि सरकार कह रहा है कि आप इतना इमिट कर सकते हो, एक कंपनी को कह रहा है या सारे कंपनी के लिए है कि आप इतना CO2 इमिट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल CO2 ही इमिट कर सकते हो. एक कंपनी है वो सिर्फ इतना किया, राइट, लेकिन दूसरा कंपनी है वो कितना इमिट किया, तो वो इतना इमिट किया, ब्लू वाला पोर्शन इतना पूरा, मतलब वो इतना एक्स्ट्रा इमिट कर गया. क्यों? क्योंकि रेड तक ही सरकार बोला था कि आप इमिट कर सकते हो, लेकिन ग्रीन वाला जो है पहला कंपनी, इसने तो इतना कम किया ना, तो ये क्या करेगा, इसको बेच देगा. मतलब ये इतना पार्ट जो है वो क्रेडिट के रूप में काम कर रहा है. किसके लिए? इसके लिए. एंड ये इसको मिल गया, किसको? ये जो ग्रीन वाला है ए कंपनी, ये क्या कर रहा है, बी कंपनी को बेच दे रहा है. अब उससे हुआ क्या, बी के पास एक तरीके से परमिशन हो गया कि वो इतना यूनिट एक्स्ट्रा वो इमिट कर सकता था. यही हुआ ना. सो अ कार्बन क्रेडिट इज लाइक अ टिकट दैट लेट्स अ कंपनी रिलीज 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर ग्रीन हाउस गैसेस. एंड ये किस प्रकार से काम वगैरह करता है हम सबको पता है, तो पढ़िए. कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल. दिस इज करेक्ट. कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्री और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस बिलो देयर इमिशन कोटा. जो इमिशन कोटा इतना था, उससे कम इमिशन कोटा कितना था, इतना था कि इतना इमिट कर सकते हो. इमिट कितना किया, इतना किया, तो उसको क्रेडिट मिलेगा ना. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. ये भी सही है. अगले बार से बी क्या करेगा, बी को लगेगा कि हम इस बार किए, इतना एक्स्ट्रा इमिट कर दिया, सरकार इतना ही कह रहा था तो हमको बाहर से खरीदना पड़ा, मेरा पैसा लग गया. लेकिन ए को क्या फायदा हुआ कि चूंकि इसने कम कार्बन इमिट किया, तो ए को क्या हुआ, ए जो ये कार्बन क्रेडिट को बेचा बी को, तो ए के पास तो पैसा आ गया, तो उससे क्या होगा, उससे बी को भी लगेगा कि कल चल के हम भी कम इमिट करेंगे, एंड जो एक्स्ट्रा बचेगा, सरकार का जो लिमिट है उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो हम भी बेच के पैसा कमा सकते हैं. जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो होगा क्या, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन को लिमिट किया जा सकता है. फोर्थ पढ़िए. कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. नॉनसेंस स्टेटमेंट है. ये प्राइस कैसे फिक्स होता है, ये प्राइस फिक्स होगा डिमांड एंड सप्लाई पे. These credits are bought and sold on the exchanges and their prices change based on supply and demand. Price fix नहीं है. The price is not fixed from time to time by United Nation Environment Program. नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फिक्स होता है, जैसे बाकी प्रोडक्ट्स का आपको प्राइस दिखता है वैसे. ठीक है, तो डी स्टेटमेंट गलत है. अब मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, एकदम कर लेते. कैसे? ठीक है, मान के चल रहे, चलो हाँ ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा होगा, मान लिए, हमको पता है ये भी कार्बन क्रेडिट थोड़ा बहुत ये भी कर लिए, इमिशन भी कम होगा, लेकिन ये प्राइस फिक्स्ड थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा. एंड हमेशा इस तरीके का चीज़ कैसे काम करता है, सप्लाई डिमांड पे. तो आप उस लॉजिक से भी इसको कट कर सकते थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन हो गया. ये 19 देखिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है एटमॉस्फेयर में, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज. लेकिन ये जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ है, ये लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है.
क्यों? इट्स बिकॉज इट escape into the outer stratosphere, नहीं. because the trapping of air because of the trapping of air in the polar ice cap, नहीं. क्या? because of the photosynthesis by phytoplankton in the ocean. कहना क्या चाह रहे हैं समझ में आ जाएगा अभी. करेक्ट आंसर क्या है? 2 है ना. समझ में आ जाएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं. देखो, फाइटोप्लैंक्टन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जुड़ा हुआ है. फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है ये बताओ. दीज आर टाइनी प्लांट. कहाँ पे? इन द ओशन. अब प्लांट है ओशन में है तो दैट दे विल टेक ना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? एयर से लेंगे. क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स है एंड ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगे. अब जैसे जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेगा दे इनकॉर्पोरेट कार्बन इनटू देयर सेल्स. अब व्हेन दे गेट इटन बाय अदर क्रिएचर्स, या फिर ये प्लांट अगर मान लो डिके भी हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द कार्बन इज रिलीज्ड बैक इनटू द अपर लेयर्स ऑफ ओशन. हाउएवर सम ऑफ इट sinks down to deep ocean. and ये entire process को क्या कहा जाता है? biological carbon pump. ध्यान रहेगा ये बात. अगर अगले बार biological carbon pump बोल के कोई वर्ड पूछा एग्जाम में तो ध्यान रहेगा कि क्या बात किया हमने. and this biological carbon pump moves about 10 gigatons of carbon from atmosphere to deep ocean every year. And this is significant because even small changes in the amount of phytoplankton can change how much carbon dioxide is in the atmosphere, which in turn affect the earth surface temperature. So correct answer क्या होगा कि इतना human activities के बाद भी lot of जो है वो does not remain in the lower atmosphere. क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा जो कि ओशन में है. करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ. राइट. सो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.